हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैराथन सेशन। सो यहाँ पे ये सेशन हमारा जो होगा ये भी हमारा मैराथन सेशन है। इससे पहले भी एक मैराथन सेशन हम ले चुके हैं, उसमें हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे सारे सब्जेक्ट से, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक। सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे। एंड इस वीडियो में भी हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आने वाली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से क्वेश्चंस की। सो यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ रिकमेंडेड द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू पंचायती राज। सो अगर हम बात करते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो ये पंचायती राज से रिलेटेड है ये, और इसको बेसिकली किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, किस कमेटी ने कहा था कि जो ये लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है सो इसको लोकल लेवल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। तो ये बोला था, किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, ये किसकी रिकमेंडेशन थी, ये थी एल.एम. सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एल.एम. सिंघवी कमेटी। सो ये जो कमेटी थी ये एक तो इसका ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है 1986, एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986। कितनी बार आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जितनी भी कमेटीज़ हैं इनके प्रोविजंस, रिकमेंडेशंस जो हैं ये अच्छे से पता होने चाहिए, कौन से ईयर में सेटअप की गई थी एंड कौन से ईयर में रिपोर्ट सबमिट की थी। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो एल.एम. सिंघवी कमेटी इज़ द राइट आंसर। ईयर था 1986। इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि जो लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन या लोकल लेवल गवर्नमेंट जो है इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। सो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर है एल.एम. सिंघवी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। सो जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का यानी कि रिमूवल का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। सो यहाँ पे सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस, नहीं ऐसा नहीं होता। देन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 76 और 76 नहीं है। इम्पीचमेंट का जो आर्टिकल है वो आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 61। सो आर्टिकल 61 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वाजी जुडिशल प्रोसीजर। सो क्वाजी जुडिशल प्रोसीजर होता है, बट नेक्स्ट भी देखते हैं हम, अ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर रिक्वायरिंग 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेज। सो यहाँ पे डी जो हो जाएगा ये हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस है जिसे क्वाजी जुडिशल प्रोसेस भी कहते हैं, क्वाजी जुडिशल प्रोसेस होता है। सो यहाँ पे ये क्वाजी जुडिशल प्रोसेस होता है, बट यहाँ पे हमारा थर्ड इस वजह से इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे अच्छे से क्लैरिफाई किया हुआ है, ठीक है। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है वही आंसर करते हैं। सो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ऑप्शन डी है, अ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर रिक्वायरिंग, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है इन बोथ हाउसेस। एंड 2/3 मेजॉरिटी किसकी, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सो ये सबसे टफेस्ट मेजॉरिटी मानी जाती है, ये है आर्टिकल 61। सो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज़ नॉट अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स इन इंडिया। सो कौन से राइट्स जो हैं वो नॉन सिटीजन्स को के लिए नहीं है। सो ये मैंने फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में डिस्कस किया था आपके साथ कि 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। और वो फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। सो ये 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं एंड ये आर्टिकल्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं। सो यहाँ जब हम ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो ये राइट टू इक्वालिटी क्या है, ये आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 जो है ये एलियंस के लिए भी है एंड सिटीजन्स के लिए भी। यहाँ क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को जो अवेलेबल है राइट्स वो कौन से हैं। सो हमारा ये आंसर नहीं होगा। सेकंड है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी सबके लिए है, ये है आर्टिकल 25। सो हमने अभी डिस्कस किया आर्टिकल 16, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 15। सो 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये 5 जो है ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। सो ये आर्टिकल 25 है, ये भी आंसर नहीं होगा बिकॉज हमसे पूछे नॉट अवेलेबल। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। सो ये भी नहीं होगा हमारा। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सो ये क्या है, ये है आर्टिकल 19 का, ये आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 19। सो आर्टिकल 19 किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। सो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज कह रहे हैं कि नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो सिटीजन्स के लिए है सिर्फ। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज। सो सेपरेशन ऑफ पावर्स की अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, सो यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारा
स्ट्रिक्टली फॉलोड लाइक इन द यूएसए। सो ऐसा नहीं है, इंडिया में स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता। यूएसए में क्या है, यूएसए में बिल्कुल स्ट्रिक्टली सेपरेशन ऑफ पावर्स है बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव आर ड्रॉन फ्रॉम लेजिस्लेचर। सो इंडिया का बिल्कुल अलग सिस्टम है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है। सेकेंड है नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी नेक्स्ट भी देखते हैं पहले। सो एनफोर्स्ड आर्टिकल 14, सो ये इसका कोई लेना देना नहीं है सेपरेशन ऑफ पावर से। एप्लीकेबल ओनली टू एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो यहाँ पे जो है अगर सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज ये हमारा था आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया था एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सेपरेट होना चाहिए। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और यहाँ एक चीज़ मैं एक और क्लियर कर दूँ आपको, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, अगर यहाँ पे बोल देते कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स किस तरीके से मेंशन की गई है, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। सो ये चीज़ आपको इस जहन में रखनी है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं था, इस वजह से हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेबल ओनली टू एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो यहाँ पे जो है जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव सेपरेट होनी चाहिए, ये है हमारा आर्टिकल 50 अंडर DPSP। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सो ये कौन से सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था कि जुडिशियल रिव्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, वो भी उसकी भी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक्ट है, तो वो जुडिशरी उसको देख सकती है कि ये फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन सा केस था बेसिकली हमारा, ये केस था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट केस है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ईयर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1973। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। स्टेटमेंट 1 है द एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट अप्लाई टू नॉमिनेटेड मेंबर्स। देन the presiding officer's decisions on disqualification under the 10th schedule is subject to judicial review। so यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की, सो स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी हमारी ये इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये कह रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट अप्लाई टू नॉमिनेटेड मेंबर्स। ऐसा नहीं है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो है ये इनकरेक्ट है हमारी। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी The presiding officer's decision on disqualification under the 10th schedule is subject to judicial review। से यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है हमारी। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। एंटी डिफेक्शन लॉ ये अप्लाई होता है नॉमिनेटेड मेंबर्स पे। सो स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स पे किस तरीके से अप्लाई होता है, सो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर 6 मंथ्स कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, उसने 6th मंथ तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की है, ठीक है, 6th मंथ के बाद अगर वो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि जो टेन्योर होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है विद इन 6 मंथ्स। विद इन 6 मंथ जो है नॉमिनेटेड मेंबर को पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी होती है। उसके बाद अगर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अंडर 10th शेड्यूल। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन जो डिस्क्वालिफिकेशन पे पहले ऐसा होता था कि वो फाइनल होता था, बट अब जो है वो जुडिशियल रिव्यू जो है उसका पॉसिबल है, जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। और ये कौन से केस में कहा था कि जुडिशियल रिव्यू होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डिसीजन का। सो यहाँ पे जो है ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1992 केस था ये। 1992 में ये कौन सा केस था हमारा, किलहोटो होलोहन वर्सेस जचीलू। किलहोटो होलीहन वर्सेस जिशुलू केस था 1992 का। इसमें बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि जुडिशियल रिव्यू जो है ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फाइनल डिसीजन पहले होता था, बट अब ये जुडिशियल रिव्यू के लिए जुडिशियल रिव्यू होगा इसका। सो कोर्ट इस चीज़ को देख सकते हैं कि राइट है रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें 1992 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 2, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म मनी बिल हैज़ बीन डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो मनी बिल जो है कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। सो द राइट आंसर इज आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में मनी बिल को डिफाइन किया गया है। और मनी बिल से रिलेटेड एक और चीज़ कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, तो इसके ये फाइनल डिसीजन कौन देता है, ये पावर होता है स्पीकर का। सो स्पीकर का जो है डिसीजन वो फाइनल होता है। स्पीकर डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है।
तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर था आर्टिकल 110। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड्स for the constitutional validity of laws inconsistent with fundamental rights during emergency. So the right answer is article 358. So option C is the right answer, article 358. The next question is the doctrine of eclipse applies to pre-constitutional laws inconsistent with fundamental rights. So option A is the right answer. The next question is which of the following schedules contains provisions related to the disbursement of taxes between union and states. तो ये हमने पहले डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी पॉलिटी सीरीज चल रही है तो वहाँ ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। राइट आंसर हमारा क्या होगा, 7th शेड्यूल में हमने आर्टिकल्स वगैरह अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, 7th शेड्यूल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Indian Council Act of 1909 introduced which of the following for the first time. So 1909 एक्ट में सबसे पहले क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी इनमें से? सो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, डायरकी इन प्रोविजंस, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। सो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इज द राइट आंसर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं या मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है इसे। इसमें इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है इसके फाउंडर कौन है? सो गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसके फाउंडर थे। एंड इसको जो ये सोसाइटी थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसको जो फाउंड किया गया था ये किस ईयर में किया गया था? 1905। सो ईयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो ये जैसे आत्मीय सभा, धर्मा सभा, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जैसे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसके फाउंडर एंड फाउंडिंग ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जितने PCS आने वाले हैं, अब अभी PSC है, UP PCS है, सो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट। सो इनमें से सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ था ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? सो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, सूरत स्प्लिट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉन्च ऑफ होम रूल मूवमेंट। सो यहाँ पे ईयर देख लेते हैं सर। सूरत स्प्लिट जो हुआ है ये हुआ है 1907 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है 1905 में, वहीं लॉन्च ऑफ होम रूल मूवमेंट हुआ है ये 1916 में, वहीं फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग अगर बात करें तो ये है 1906 में। तो इनमें सबसे पहले जो इवेंट हुआ है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, मुस्लिम लीग एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1906, सूरत स्प्लिट 1907, होम रूल मूवमेंट 1916। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रिटिश एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इन इंडिया। सो कौन सा ब्रिटिश एक्ट था जिसमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल? सो ये प्रिंसिपल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कौन से आर्टिकल में? ये है आर्टिकल 14। और ये ब्रिटिश एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश एक्ट में फर्स्ट टाइम ये हमें कब देखने को मिला था, कौन से एक्ट में देखने को मिला था? सो ये हमें देखने को मिला था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स वॉज एसोसिएटेड विद जर्नल यंग इंडिया। सो यंग इंडिया जो जर्नल थी इससे इसमें से ऑप्शंस में से कौन से लीडर से एसोसिएट करते हैं? सो यंग इंडिया किसकी थी? ये थी महात्मा गांधी की। द कैबिनेट मिशन प्लान वॉज रिजेक्टेड प्राइमरीली बाय। सो कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट किसने किया था? मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था कैबिनेट मिशन प्लान को। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि ये इसमें सेपरेट पाकिस्तान का कोई प्रोविज़न जो है इतने स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया गया था, दैट्स वाई मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर I हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन विच इंडियन फ्रीडम मूवमेंट फेज। सो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है ये कब हुई हमारी? 1919 में हुई है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई और इसी के तहत लीग ऑफ नेशंस जो है उसे इस्टेब्लिश किया गया था। सो यहाँ पे इस वक्त कौन सा मूवमेंट चल रहा था जिसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था? सो उस टाइम जो मूवमेंट चल रहा था वो था खिलाफत मूवमेंट। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत मूवमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग। सो यहाँ पे हमने क्रोनोलॉजिकल
ऑर्डर बताना है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, क्रिप्स मिशन एंड ऑगस्ट ऑफर। सो यहाँ पे 1919 मेंशन कर दिया, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फिर यहाँ पे ऑगस्ट ऑफर एंड क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें, सो क्रिप्स मिशन जो है हमारा वो था 1942। क्रिप्स मिशन कब था? 1942। वहीं अगर हम ऑगस्ट ऑफर की बात करते हैं तो ये था 1940। सो यहाँ पे जो राइट सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1, देन ऑगस्ट ऑफर 1943, देन क्रिप्स मिशन 1942। सो 1, 3 एंड 2 जो हो जाएगा ये हमारा राइट सीक्वेंस हो जाएगा, 1, 3 एंड 2। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 1, 3 एंड 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वर हेल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ। सो जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में वो कौन से एक्ट के प्रोविजंस के तहत हुए थे? सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, बिकॉज उस वक्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरा फ्रेम हो चुका था, इम्प्लीमेंट हो गया था। दैट्स वाई यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1950। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द फर्स्ट लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी इसको किसने हेड किया था? सो ये थी धार कमीशन। धार कमीशन थी, इसे एसके धार ने, एसके धार जो थे वो कौन थे? इसके हेड थे। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एसके धार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली। सो कौन सी रिवर है इनमें से जो रिफ्ट वैली से फ्लो होती है? सो द राइट आंसर इज नर्मदा वैली। सो नर्मदा रिवर इज़ द राइट आंसर। नर्मदा रिवर जो है रिफ्ट वैली से फ्लो होती है, और रिफ्ट वैली ये विंध्यास एंड सतपुड़ास के बीच में जो वैली है यहाँ से नर्मदा फ्लो होती है। सो विंध्यास है नॉर्थ में, सतपुड़ा है साउथ में, और इसके बीच में रिफ्ट वैली जो है, इस रिफ्ट वैली से नर्मदा रिवर फ्लो होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट ईस्ट वेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। सो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नेशनल हाईवे पूछ रहे हैं, लॉन्गेस्ट ईस्ट वेस्ट। सो ईस्ट से वेस्ट की तरफ लॉन्गेस्ट ईस्ट वेस्ट नेशनल हाईवे यहाँ पे पूछा है इंडिया का। सो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा NH-27। सो NH-27 ये लॉन्गेस्ट ईस्ट वेस्ट हाईवे है इंडिया का, स्ट्रेचिंग फ्रॉम पोरबंदर टू, पोरबंदर से लेके ये कहाँ तक है? पोरबंदर है गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में है, एंड ये कहाँ तक है? सिलचार, सिलचार असम का डिस्ट्रिक्ट है सिलचार। सो ये गुजरात के पोरबंदर से लेकर के असम के सिलचार तक है NH-27। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा NH-27। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोल्ड डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया इज प्राइमरली फाउंड इन। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोल्ड रीजन जो है, कोल्ड डेजर्ट कहाँ मिलता है प्राइमरली? ये जो ऑप्शन है, सो स्पीति वैली, चंबल बेसिन, दंडाकारण्य एंड सुंदरबंस। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीति वैली। स्पीति वैली कहाँ है? स्पीति वैली है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और स्पीति वैली ये एक हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है जहाँ बहुत ज़्यादा लो वेजिटेशन देखने को मिलता है, लो वेजिटेशन है, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम एरिडिटी होती है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख वाला पूरा रीजन हो गया, लद्दाख वाला पूरा रीजन हो गया, उसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। हिमाचल में जो है ये स्पीति वैली, यहाँ पे पूरा कोल्ड डेजर्ट इसे कहा जाता है। सो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वेजिटेशन बहुत कम होता है, टेम्परेचर माइनस में होता है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पीति वैली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया एज पर ISFR 2023। सो यहाँ पे जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2023 में, अच्छा इस रिपोर्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये बाइनियल रिपोर्ट है, हर 2 साल में ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिश होती है, एंड ये बाइनियल रिपोर्ट है। एंड अभी जो है ये 2023 के बाद 2025 में पब्लिश हुई है। यहाँ पे पूछ रहे हैं 2023 के हिसाब से। सो 2023 के अकॉर्डिंग जो लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर था, लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में था? सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन से स्टेट में था? पंजाब में। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लोवेस्ट पूछ रहे हैं 2023 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। सो ये भी आपको याद रखना है। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि अभी लेटेस्ट जो थी 2025 थी, तो 2025 वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। एंड 2023 वाली जो है वो भी आपको पढ़ के जानी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जेट स्ट्रीम्स आर करेक्ट। सो यहाँ पे करेक्ट हमें स्टेटमेंट्स बतानी है जेट स्ट्रीम से रिलेटेड। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा
स्टेटमेंट 1 है हमारा, दे ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो करती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होती है एंड ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आती है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है, बिल्कुल राइट है यहाँ पे स्टेटमेंट 1। देन सेकंड है दे अफेक्ट द इंडियन मानसून, बिल्कुल करेक्ट है, इंडियन मानसून के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका अफेक्ट पड़ता है। देन थर्ड है यहाँ पे दे अकर इन द ट्रोपोस्फेयर। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ट्रोपोस्फेयर में होती है। सो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। सो यहाँ पे माउंटेन है एंड टाइप दिया है। सो हिमालयाज, फोल्ड माउंटेन, विंध्यास, ब्लॉक माउंटेन, अरावलीज, रेजिडुअल माउंटेन्स। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हिमालयाज की, तो हिमालयाज जो है ये किसका एग्जाम्पल है, हिमालयाज फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे जो पेयर 1 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है हमारा। वहीं अगर हम बात करते हैं विंध्यास की, तो विंध्यास जो है ये ब्लॉक माउंटेन्स नहीं है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है। जो प्लेट्यूज डिवाइड किए गए हैं, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स। सो यहाँ पे जो है विंध्यास ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल नहीं है, सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है। सो स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगी यहाँ पे हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। और अरावलीज जो है ये ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे थर्ड पेयर एंड फर्स्ट पेयर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 एंड 3। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 1 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीका इन इंडिया इज। सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन मीका, मीका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है। सो द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ये लार्जेस्ट मीका प्रोड्यूसिंग स्टेट है। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो यहाँ पे सीज जो है ये हमें वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो रिवर्स हैं उन्हें अरेंज करना है। सो रेड सी है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी। तो सबसे पहले देखें सबसे वेस्ट में जो है, सबसे वेस्ट में आती है हमारी रेड सी, रेड सी के बाद आएगी अरेबियन सी, अरेबियन सी के बाद आएगी बे ऑफ बंगाल, देन आएगी साउथ चाइना सी। सो ये 1, 2, 3 एंड 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस से राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स बट नॉट द ईस्टर्न घाट्स। सो इनमें से कौन सा फीचर है वेस्टर्न घाट्स का बट ईस्टर्न घाट का फीचर नहीं है वो। सो हमने बताने हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स के फीचर्स पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरीके से फ्रेम किया गया है, बट यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज जो भी हो यहाँ पे जो इसका क्रक्स है वो क्या निकल रहा है कि वेस्टर्न घाट्स के जो हमने फीचर्स हैं वो बताने हैं। सो ये कह रहे हैं बट नॉट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, तो ईस्टर्न घाट्स के नहीं बताने, तो यानी कि जो वेस्टर्न घाट्स के फीचर्स हैं वो बताने हैं। सो ये कॉन्टीन्यूस एंड हायर इन एलिवेशन होती है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, वेस्टर्न घाट्स जो है कॉन्टीन्यूस हैं एंड जो इनकी हाइट होती है, एलिवेशंस होती है वो भी हायर होती है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सोर्स ऑफ मेजर पेनिनसुलर रिवर्स, सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, तो ये वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर सोर्स है पेनिनसुलर रिवर्स का। सो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है रिचर इन बायोडाइवर्सिटी, यस, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है ये, और इसे रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो यूनेस्को ने जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया है। सो इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उनमें से एक है वेस्टर्न घाट्स। सो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन टाइप फाउंड इन रेन शेडो रीजन ऑफ तमिलनाडु इज। सो जो कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वो तमिलनाडु का जो रेन शेडो रीजन है तमिलनाडु का, ये कौन सा कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग तमिलनाडु का जो रेन शेडो रीजन है उसमें ये कौन सा आता है मतलब। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा BSH, यानी कि BSH क्या है, BSH है सेमी एरिड ट्रॉपिकल स्टेपे क्लाइमेट। सो यहाँ पे जो तमिलनाडु का जो बेसिकली क्लाइमेट है ये कैसा क्लाइमेट है, सेमी एरिड ट्रॉपिकल स्टेपे क्लाइमेट होता है यहाँ पे। सो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा BSH। सो ये कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से करके जाना है, ये हमेशा PCS में पूछा जाता है। तो यहाँ पे C ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स
2023 रिपोर्ट वॉज जॉइंटली रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। सो ये जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स 2023, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पब्लिश करती है? जॉइंटली 2 ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है हमने यहाँ पे ये बतानी है। सो ये है BNHS, अशोका ट्रस्ट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। ये सारे इंस्टीट्यूशंस मिलके जो है स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स रिपोर्ट जो है ये रिलीज़ करते हैं या पब्लिश करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन एज ऑफ 2024। सो 2024 तक का पूछते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में इनमें से कौन से पार्क्स या कौन सी लेक्स हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं केओलादियो नेशनल पार्क। सो केओलादियो नेशनल पार्क जो है केओलादियो नेशनल पार्क जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है। सो रामसर कन्वेंशन का जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है इसमें केओलादियो नेशनल पार्क इंक्लूड किया गया है। एंड एक और कौन सा, अच्छा, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कहाँ है? राजस्थान में। एंड एक है लोकतक लेक। लोकतक लेक का है मणिपुर में। सो ये दोनों जो है इंडिया से लोकतक लेक एंड केओलादियो नेशनल पार्क ये दोनों मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में ऐड किया गया था। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 and 3। और चिलिका लेक जो है ये पूछ सकते हैं। चिलिका लेक जो है ये पहले मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में थी बट ये 2002 में इसको रिमूव कर दिया गया था मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से। सो यहाँ पे 1 and 3 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1 and 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है इसको कौन पब्लिश करती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड अंडर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो NAQS में इनमें से क्या इंक्लूड है एंड क्या इंक्लूड नहीं है। सो जो इंक्लूड है हमने वो बतानी है यहाँ पे। सो सल्फ़र डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, सो सल्फ़र डाइऑक्साइड बिल्कुल आती है इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो यहाँ पे तीनों ही हमारी राइट आंसर हो जाएंगे। 1, 2 and 3 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट रीहैब। सो प्रोजेक्ट रीहैब जो है उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है हमारी, इट यूजेस बीज टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है इट इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनिशिएटिव। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का इनिशिएटिव नहीं है ये। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी ये बस स्टेटमेंट 1 जो है बस यही करेक्ट है हमारी। एंड रीहैब का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि रीहैब की फुल फॉर्म बताओ। तो रीहैब की फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। सो रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। सो ये क्या है? रीहैब की फुल फॉर्म है। एंड ये बेसिकली जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने स्टार्ट किया है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। सो ये आपको याद होना चाहिए कौन सी कमीशन है। यहाँ पे कोई मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनिशिएटिव नहीं है ये KVIC ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1। सो ओनली 1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन क्रेडिट इज़ बेस्ट डिफाइंड एज। कार्बन क्रेडिट हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो कार्बन क्रेडिट अ सर्टिफिकेट फॉर रिड्यूसिंग 1 ton ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशन। सो यहाँ पे ए जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सा टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सो बक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? ये है वेस्ट बंगाल में। सो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन इज़ रेगुलेटेड अंडर विच एक्ट। सो कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन ये जो रेगुलेट होता है ये कौन से एक्ट के तहत होता है? सो यहाँ पे द राइट आंसर इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोबल टाइगर फोरम इज़। ग्लोबल टाइगर फोरम क्या है? ग्लोबल टाइगर फोरम ये एक इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, हेडक्वार्टर है इसका इंडिया में। सो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द IPCC's 6th असेसमेंट रिपोर्ट प्राइमरली फोकस ऑन। सो जो IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट है ये बेसिकली किस चीज़ पे फोकस कर रही है? सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ओशन, नो। AI's इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, नो। सो यहाँ पे नेक्स्ट है साइंटिफिक एविडेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज
एंड मिटिगेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रिपोर्ट बेसिकली फोकस करिए साइंटिफिक एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द यूनियन बजट 2025-2026 द गवर्नमेंट हैज़ कमिटेड टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। सो इस साल का जो बजट है 25-26 का, तो इस साल के बजट में कितना टारगेट लिया है गवर्नमेंट ने कि फिस्कल डेफिसिट कितना कम करना है, कितने परसेंट तक कम करना है, क्या टारगेट है। सो यहाँ पे द राइट आंसर इज 5.1%। सो 5.1% ऑफ जीडीपी का 5.1% तक हमने फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस करना है। सो ये हमारा टारगेट है 25-26 के लिए। सो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स वॉज न्यूली अनाउंस्ड इन बजट 25-26 टू प्रोमोट ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोमोट करने के लिए इस साल के बजट में यानी कि 25-26 के बजट में कौन सा न्यू इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी मिशन। नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी मिशन इसी साल के बजट में अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, और ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है प्रोमोट करता है ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, और स्टेट भी पूछ सकते हैं। सो पर्टिकुलरली जो स्टेट्स की बात करें तो तमिलनाडु एंड गुजरात कोस्ट, क्योंकि वहाँ पे विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु एंड गुजरात में प्रोड्यूस होती है। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी मिशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बजट 2025-2026 विच सेक्टर रिसीव द हाईएस्ट कैपिटल एलोकेशन अमंग द फॉलोइंग। सो हाईएस्ट कैपिटल एलोकेशन पूछ रहे हैं यहाँ पे। सो हाईएस्ट कैपिटल एलोकेशन जो है किस सेक्टर को रिसीव हुआ है। द राइट आंसर इज रेलवेज। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस आ रहे हैं, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। सो यहाँ पे बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा रेलवेज। The next question is the government has proposed to launch the Viksit Bharat Infrastructure Bank in 2025-2026। So गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, लॉन्च करेगी गवर्नमेंट विकसित भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक इन 2025-2026 टू। So the right answer is support long term infrastructure projects। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सपोर्ट लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन बजट 25-26। सो इस साल के बजट में जो है कौन से डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है हायर रिबेट लिमिट अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाती है हमारी। सेकेंड स्टेटमेंट है इंट्रोड्यूस्ड ऑफ डिजिटल इनहेरिटेंस टैक्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 ये हमारी इनकरेक्ट है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इनहेरिटेंस टैक्स जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है न्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर गिग वर्कर्स। सो स्टेटमेंट 3 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। गिग वर्कर्स के लिए जो है डिडक्ट किया गया है, न्यू स्टैंडर्ड सेट किया गया है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 and 3। सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है 1 and 3। The next question is according to budget 25-26 the श्रेष्ठा शिक्षा योजना focuses on। सो बजट में श्रेष्ठा शिक्षा योजना अनाउंस किया गया है। ये क्या है बेसिकली, ये योजना जो है किस चीज़ के लिए है। योजना है हमारी इंटरनेशनलाइजिंग हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज करना है। सो बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनलाइजिंग हायर एजुकेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बजट 2025-2026 सेट्स अ टारगेट ऑफ हाउ मच रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन 2030। सो यहाँ पे 25-26 का जो बजट आया है इसमें टारगेट सेट किया गया है हाउ मच रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, कितना परसेंट जो है या कितना गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी वो ऐड की गई है या सेट की गई है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 500 गीगावाट। सो 500 गीगावाट is the right answer. The next question is the PM Gati Shakti scheme received additional funding in 2025-2026 for। so PM Gati Shakti scheme जो है इस बार additional funding की जाएगी, ये बजट में बोला गया था। सो ये किस चीज़ के लिए है बेसिकली, एडिशनल फंडिंग किस चीज़ के लिए रिसीव होगी PM गति शक्ति स्कीम के अंडर। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी टू इकोनॉमिक जोन्स, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी टू इकोनॉमिक जोन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The new Digital Bharat Trust Fund launched in budget 25-26 aims to। सो डिजिटल भारत ट्रस्ट जो है इस साल बजट में अनाउंस किया गया है और ये किस चीज़ के लिए है।
ये है हमारा क्रिएट कॉमन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, क्रिएट कॉमन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू इनिशिएटिव्स फ्रॉम बजट 25-26 फोकसेस ऑन बूस्टिंग एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। सो न्यू इनिशिएटिव कौन सा है जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा, बढ़ाएगा? सो द राइट आंसर इज कृषि एक्सपोर्ट कॉरिडोर स्कीम। कृषि एक्सपोर्ट कॉरिडोर स्कीम इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in May 2025 India hosted the inaugural Global South Energy Transition Dialogue. What was the main agenda? So ये जो डायलॉग है इसका मेन एजेंडा क्या था, इसे इंडिया ने होस्ट किया है और इसका मेन एजेंडा जो था बेसिकली वो क्या था, फाइनेंसिंग क्लीन एनर्जी इन ग्लोबल साउथ। फाइनेंस करना है क्लीन एनर्जी के लिए। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइनेंसिंग क्लीन एनर्जी इन द ग्लोबल साउथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया वॉज इलेक्टेड इन 2024 टू विच यूएन बॉडी फॉर द टर्म 2025 टू 2027। सो इंडिया को इलेक्ट किया गया है कौन से यूएन बॉडी में जहां इंडिया रहेगा 2025 से 2027 तक। सो द राइट आंसर इज यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज लॉन्च्ड बाई इंडिया इन अप्रैल 2025 एज पार्ट ऑफ इट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। सो इंडिया ने लॉन्च किया था अप्रैल 2025 में, कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के तहत? सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सागर 2 सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन फेज 2। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सागर 2 सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन फेज 2 लॉन्च किया है इंडिया ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स गेंड मोमेंटम इन 2025 ड्यू टू? द राइट आंसर इज जॉइंट एग्रीमेंट ऑन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट एंड AI रेगुलेशन। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया लॉन्च द ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अलायंस ड्यूरिंग विच 2024 मल्टीलेटरल फोरम। सो इंडिया ने लॉन्च किया था ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अलायंस। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अलायंस इंडिया ने लॉन्च किया था 2024 में लॉन्च किया था। एंड ये कौन से मल्टीलेटरल फोरम में इंडिया ने लॉन्च किया था, यहाँ ये पूछ रहे हैं। सो ये था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 2.0 समिट। सो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 2.0 समिट इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मार्च 2025 इंडिया conducted the joint military exercise Desert Vanguard 2025। सो ये जो एक्सरसाइज है डेजर्ट वैनगार्ड 2025, सो ये डेजर्ट वैनगार्ड इस एक्सरसाइज ये कौन सी दो कंट्री के बीच में होती है? ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड कौन सी कंट्री के बीच में है? ये इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। और इस साल कहाँ हेल्ड हुई है? PCS में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हुई है राजस्थान में। इस साल अगर हम बात करें 2025 में कहाँ हुई है? राजस्थान में हुई है। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट। डेजर्ट वैनगार्ड जो एक्सरसाइज होती है मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में होती है। नेक्स्ट है विच कंट्री फॉर्मली ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन जून 2025 ब्रिंगिंग इट्स टोटल मेंबरशिप टू 122। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 2025 में कौन सी कंट्री जो है फॉर्मली ज्वाइन किया है, किस कंट्री ने? सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सी कंट्री थी? पाकिस्तान। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज और अब टोटल मेंबर कितने हो गए इस बॉडी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में? अब टोटल मेंबर कंट्रीज जो हैं वो है 122, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इन May 2025 इंडिया होस्टेड द फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक इनोवेशन कॉन्क्लेव इन। सो इंडिया ने फर्स्ट टाइम होस्ट किया है इंडिया नॉर्डिक इनोवेशन कॉन्क्लेव। तो ये कहाँ किया है? ये बेसिकली होस्ट किया गया कौन से, कहाँ पे? बैंगलोर में। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बैंगलोर में। सो ये आप लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इंडिया ने होस्ट किया है तो इंडिया में ही क्या होगा? सो ये है बैंगलोर में। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बैंगलोर। नेक्स्ट है द ग्लोबल AI रेगुलेशन डायलॉग launched in early 2025 includes India, European Union and which of the following as permanent founding members। सो और यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया के अलावा और कौन से फाउंडिंग मेंबर्स हैं, परमानेंट फाउंडिंग मेंबर्स हैं? सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया है, यूरोपियन यूनियन है, USA है, साउथ कोरिया है एंड जापान है। सो यहाँ पे इंडिया, यूरोपियन यूनियन, USA, साउथ कोरिया एंड जापान ये कंट्रीज़ हैं
सो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया एंड जापान। सो चाइना नहीं होगा, 1, 3 एंड 4 इज़ द राइट आंसर, 1, 3 एंड 4। सो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, 3 एंड 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2.0 adopted in April 2025 focuses on। सो 2025 में अप्रैल में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2.0 अडॉप्ट किया है और ये किस चीज़ के लिए, किस चीज़ पे फोकस कर रहा है बेसिकली ये। सो एनहांसिंग क्लाइमेट फाइनेंस एंड क्लाइमेट टेक शेयरिंग। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जनवरी 2025 इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इन विच फेज ऑफ ट्रायल। सो जनवरी 2025 में इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, और ये कौन से टेस्ट में, कौन से फेज़ में ट्रायल के पास किया है, सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है कौन से फेज़ में। सो द राइट आंसर इज, कौन सा फेज़ था ये था लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। सो RLV लेक्स यानी कि लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस mRNA वैक्सीन अप्रूव्ड इन 2024 वॉज डेवलप्ड फॉर। सो इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस mRNA वैक्सीन को अप्रूवल मिला है 2024 में, और ये बेसिकली जो डेवलप्ड किया गया है ये किस चीज़ के लिए किया गया है डेवलप्ड, ये किया गया है कोविड-19 के लिए। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following mission was launched by ISRO in 2025 to study solar activity and its impact on space weather? So ISRO ने लॉन्च किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 में सोलर एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए एंड उसका इम्पैक्ट जो है स्पेस वेदर पे क्या पड़ रहा है उसको स्टडी करने के लिए। सो वो कौन सा मिशन है, कौन सा मिशन लॉन्च किया है इसरो ने। सो द राइट आंसर इज़ आदित्य L2। सो आदित्य L2 इज़ द राइट आंसर, आदित्य L2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च्ड बाय इंडिया एम्स टू। सो नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया है इंडिया ने, इसका एम क्या है। स्टेटमेंट 1 है डेवलप क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करना, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट 1। सेकंड है बिल्ड सैटेलाइट्स बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका एक एम इसका ये भी है कि सैटेलाइट्स को बिल्ड करना है बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन। देन थर्ड है एस्टैब्लिश क्वांटम एनक्रिप्शन फॉर मिलिट्री यूज़। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज़ अग्नि प्राइम मिसाइल इज़। जो अग्नि प्राइम मिसाइल है ये क्या है। सो अग्नि प्राइम मिसाइल इज़ अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विद इम्प्रूव्ड मोबिलिटी। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है विद इम्प्रूव्ड मोबिलिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The DNA Technology Use and Application Regulation Bill recently revived in Parliament mainly aims to। So ये DNA टेक्नोलॉजी यूज़ एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल ये किससे रिलेट कर रहा है, किस चीज़ के लिए है बेसिकली। सो ये जो है हमारा अगर हम बात करें तो ये है इस्टेब्लिश करने के लिए नेशनल DNA डेटाबेस फॉर क्राइम एंड आइडेंटिफिकेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भीष्म टैंक विच एंटर्ड ट्रायल फेज इन 2025 इज़ जॉइंटली डेवलप्ड बाय। सो ये भीष्म टैंक जो है ये डेवलप्ड किया है इंडिया ने किसके साथ, कौन सी कंट्री के साथ मिलके, ये किया है रशिया के साथ। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा रशिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया AI मिशन लॉन्च बाय मेती इन 2024। सो मेती क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो इसका एम क्या है, इंडिया AI मिशन इसको लॉन्च किया कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी 2024 में, और इसका एम है बिल्ड करना कॉम्प्रिहेंसिव AI कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा सेट्स। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गगनयान्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मॉड्यूल इज़ डिज़ाइंड टू ऑर्बिट एट अप्रॉक्सीमेटली। सो ये कितने किलोमीटर तक डिज़ाइन की गई है कि कितने किलोमीटर तक जा सकते हैं गगनयान। सो 400 किलोमीटर। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 400 किलोमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कवच सिस्टम नाउ मैंडेटरी फॉर इंडियन ट्रेन्स 2025 इज़ रिलेटेड टू। ये कवच सिस्टम किससे रिलेट करता है, एंटी कॉलिजन रेलवे सेफ्टी। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज DRDO's अन्वेषा लॉन्च इन 2025
इज़ इंडियाज़, सो DRDO's अन्वेषा। अन्वेषा क्या है? अन्वेषा है बेसिकली ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल फॉर डीप सी डिफेंस। ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल फॉर डीप सी डिफेंस। सो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज इंडिया कोलैबोरेट अंडर द लीगो प्रोजेक्ट। सो लीगो प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया ने कोलैबोरेट किया है, ये किस लिए? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज इंडिया कोलैबोरेट अंडर लीगो प्रोजेक्ट। सो द राइट आंसर इज लेजर बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन। So option B is the right answer, laser based gravitational wave detection. The next question is, ExpoSat launched by ISRO is India's first mission for। so ExpoSat जो है ये इसरो ने लॉन्च किया है और ये इंडिया का फर्स्ट मिशन है। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? ये एक्सरे एस्ट्रोनॉमी एंड पोलराइजेशन स्टडीज़। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एक्सरे एस्ट्रोनॉमी एंड पोलराइजेशन स्टडीज़। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म न्यूरल डस्ट recently researched under India's AI and health mission refers to। so ये न्यूरल डस्ट बेसिकली है क्या? न्यूरल डस्ट नैनो डिवाइसेस इम्प्लांटेड इन ब्रेन फॉर रियल टाइम डेटा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, नैनो डिवाइसेस इम्प्लांटेड इन ब्रेन फॉर रियल टाइम डेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द न्यू साइबर सुरक्षा चक्र लॉन्च इन 2025 बाय सर्ट इन एम्स 2। सो साइबर सुरक्षा चक्र जो है इसको लॉन्च किया गया है 2025 में। किसने लॉन्च किया? सर्ट इन ने। एंड इसका एम क्या है? साइबर सुरक्षा चक्र का जो एम है ये क्या है? सेटअप करना नेशन वाइड साइबर रिस्क अर्ली वार्निंग सिस्टम। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है अब, एज पर सेंसस 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ऐसे क्वेश्चन तो BCS में हर साल पूछे जाते हैं। आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा। सेंसस भी अच्छे से पढ़ के जाना है आपने, वहाँ से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। सो यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहे हैं। सो कौन से स्टेट की है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011? सो द राइट आंसर इज़ बिहार। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सेक्रेड एंजेम्बल्स ऑफ होयसाला टेम्पल्स एडेड इन 2023 आर लोकेटेड इन। सो ये होयसाला टेम्पल्स जो हैं ये कहाँ हैं? होयसाला टेम्पल्स ये कौन सी स्टेट में है? ये है कर्नाटका में। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका। नेक्स्ट है द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 126। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 126। एंड कितनी बार पूछ लेते हैं? आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज़? सो आउट ऑफ 143 कंट्रीज़। आउट ऑफ 143 कंट्रीज़ इंडिया की रैंक है 126 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। नेक्स्ट है, अच्छा और टॉप किसने किया है? फिर से फिनलैंड ने टॉप किया है। लास्ट ईयर भी फिनलैंड ने किया था, इस बार भी फिनलैंड ने टॉप किया है। नेक्स्ट है अब, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज़ 100th रामसर साइट। सो कौन सी रामसर साइट जो है वो 100th रामसर साइट बनी है इंडिया की? सोकार वेटलैंड। सोकार वेटलैंड इज़ द राइट आंसर, सोकार वेटलैंड। और ये बेसिकली कहाँ है? इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेट्स। और रामसर साइट्स वगैरह जो इस साल इंक्लूड की गई हैं ये आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। लद्दाख में है सोकार वेटलैंड, लद्दाख स्टेट है लद्दाख। सो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये 100th रामसर साइट बनी है, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है, इस साल 3 रामसर साइट्स जो हैं वो डिक्लेयर की गई हैं, ये भी आपको याद रखना है। 3 रामसर साइट इस साल डिक्लेयर की गई हैं। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछ रहे हैं इंडिया की। सो ये कौन सी लेक है? वुलार लेक। एंड वुलार लेक कहाँ है? ये है कश्मीर में। और वुलार लेक में जो है किस रिवर का पानी जाता है ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको रिवर भी पता होनी चाहिए। झेलम रिवर। झेलम रिवर का पानी जाता है वुलार लेक में। वुलार लेक इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बिगेन ऑपरेशंस इन 2024 इन विच सिटी। सो इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट हुई 2024 में। एंड ये कौन से स्टेट में हुई है? ये हुई है कोलकाता में। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये इंडिया की फर्स्ट है अंडर वाटर मेट्रो, कोलकाता में स्टार्ट हुई है, 2024 में स्टार्ट हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग विच माइलस्टोन एनिवर्सरी इन 2025। सो द राइट आंसर इज 125 ईयर्स। 125 ईयर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
द मानसबल मैन्यूस्क्रिप्ट डिजिटाइज्ड इन 2025 इज़ एन एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ विच इंडियन लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। सो मानसबल मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ये किस इंडियन लैंग्वेज में है या स्क्रिप्ट में है? सो द राइट आंसर इज संस्कृत श्राद्धा स्क्रिप्ट। सो संस्कृत श्राद्धा स्क्रिप्ट, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द सूरजकुंड मेला, अ फेमस हैंडीक्राफ्ट्स फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड एनुअली इन। सो सूरजकुंड मेला जो है बहुत फेमस मेला है, ये आपको पता होना चाहिए, ये हरियाणा में। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ ऑर्गेनाइज्ड होता है? ये हर साल हरियाणा में ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द टैगोर लिटरेरी प्राइज रिवाइव्ड इन 2025 इज़ अवॉर्डेड फॉर। सो टैगोर लिटरेरी प्राइज़ जो है ये किस चीज़ के लिए होता है? ये लिटरेचर प्रोमोटिंग ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम एम्स टू। सो एक भारत श्रेष्ठ भारत ये किस चीज़ के लिए है? ये स्कीम जो है बेसिकली ये स्कीम है कनेक्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कल्चरली एंड एजुकेशनली। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिशन वात्सल्य ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकसेस ऑन। मिशन वात्सल्य जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है और इसका एम क्या है या फोकस क्या है इसका? सो द राइट आंसर इज चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशनल केयर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इज़ एन एनुअल इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। सो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो ये एनुअल इनिशिएटिव है और ये कौन से मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड जोन अपॉइंटेड इन 2024 इज। तो नाम बताना है हमने इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। सो द राइट आंसर इज कौन है, इनका नाम क्या है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, नंदिता चौधरी। सो नंदिता चौधरी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, नंदिता चौधरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट अनफ्लर्ड ऑन फॉरेन सॉइल इन 1907 बाय। सो फॉरेन कंट्री में इंडियन फ्लैग को जो है वो लहराया था पहली बार किसने? नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। सो ये कौन थे? बीकाजी कामा। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैडम बीकाजी कामा होस्टेड द फर्स्ट वर्जन ऑफ द इंडियन ट्राई कलर। और ये कहाँ पे था? कौन सी कंट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है? जर्मनी में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, पूछे जाते हैं। जर्मनी में 1907 में, ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर टू डाई वाइल इन ऑफिस। सो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर टू डाई वाइल इन ऑफिस, सो कौन थे वो? जीवी मवलांकर। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ बक्सर 1764 वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश फोर्सेज एंड। तो बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुई थी? मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम मुगल एम्परर। शाह आलम मुगल एम्परर, मीर कासिम जो थे ये नवाब थे बंगाल के, एंड शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध, ये अवध के नवाब थे। सो यहाँ पे तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। सो 1, 2, 3 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द हॉर्स लैटिट्यूड रीजन्स लाई अराउंड। सो हॉर्स लैटिट्यूड रीजन जो है वो कौन सी डिग्री से कौन सी डिग्री तक आता है? बेसिकली 25 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है हॉर्स लैटिट्यूड बिटवीन 25 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेज। सो ये चीज़ हमने बहुत बार डिस्कस कर ली है, आर्टिकल 123। एंड गवर्नर के लिए कौन सा आर्टिकल है? वहीं गवर्नर की बात करें तो 213। सो ये दोनों आर्टिकल मैंने आपको याद करवाए थे। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट दृष्टि फॉर रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यूजिंग ड्रोन्स। सो प्रोजेक्ट दृष्टि जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया है? सो इसे लॉन्च किया है CPC ने। CPC क्या? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द फर्स्ट डिफेंस कॉरिडोर ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो ईस्टर्न इंडिया का फर्स्ट डिफेंस कॉरिडोर जो है वो कहाँ इज़ बीइंग डेवलप्ड इन, कहाँ डेवलप्ड की गई है? कौन से स्टेट में? ओडिशा में। सो द राइट आंसर इज़ ओडिशा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूविन प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च्ड नेशन वाइड इज रिलेटेड टू। सो यूविन प्लेटफॉर्म जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? यूविन चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन से। सो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन इज द राइट आंसर।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who recently became the first Indian origin judge at the International Criminal Court. सो अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में फर्स्ट इंडियन ओरिजिन जज जो है वो इंडियन ओरिजिन जज बने हैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में. सो उनका नाम पूछ रहे हैं बेसिकली. सो उनका नाम है शांतिनी दिसानायका. सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है द धरोहर भारतीय संपदा पोर्टल लॉन्च इन 2025. सो ये पोर्टल जो है 2025 में ही लॉन्च किया गया है और इसका एम क्या है. धरोहर भारतीय संपदा पोर्टल ये किस चीज़ के लिए है. मैप एंड डिजिटाइज नेशन हेरिटेज एसेट्स. सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा मैप एंड डिजिटाइज नेशन हेरिटेज एसेट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इकोसाइड ऑफन डिस्कस एट ग्लोबल समिट्स रेफर्स टू. सो इकोसाइड जो है इकोसाइड टर्म जो यूज़ किया जाता है इसका क्या मतलब है किस चीज़ के लिए होता है. लार्ज स्केल एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एज ए क्राइम. सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लार्ज स्केल एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एज ए क्राइम. सो यहाँ पे हमने ये पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं आज इस मैराथन में. आई होप आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहे. प्रीवियस वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं मैराथन वीडियो. वहाँ भी हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे. ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं. अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.